दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद सिंह गुर्जर मनोविज्ञान की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीट के सिलेबस में हमारे में है शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान हमारे सिलेबस में है 30 नंबर की। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है सामान्य जानकारी कि रीट में हमारे में 30 नंबर की जो साइकोलॉजी आएगी ये सीधी नहीं आएगी, उच्च स्तरीय आएगी। सीधे सिंपल प्रश्न नहीं मिलेंगे। हालांकि सीधे सिंपल जो प्रश्न मिलेंगे उनको विद्यार्थी को बड़े रुचिकर लगते हैं, आसानी से समझ में आते हैं, टीचर को भी समझाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कठिन बातों को समझाने के लिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को बड़ा जोर आता है। इसलिए न तो कोई विद्यार्थी कठिन बातों को पढ़ना चाहता है, न कोई शिक्षक की कठिन बातों को समझाना चाहता है। उसका रीजन शिक्षण समझाना इसलिए नहीं चाहता कि उसे 2 4 5 और ज़्यादा उदाहरण बताने पड़ेंगे। इसलिए हमारी साइकोलॉजी कंप्लीट रूप से रीट में अप्लाइड बेस पर आधारित साइकोलॉजी आती है। तो हमारे मैं बता दूं, किसी भी कंपटीशन में देख लो, आजकल एग्जाम में 3 प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं लगभग। एक तो सबसे पहला जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो मिलते हैं फैक्ट वाले सवाल। दूसरे सवाल हमें देखने को मिलते हैं कॉन्सेप्ट वाले सवाल, और तीसरे जो सवाल होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अप्लाइड सवाल। अब चाहे किसी भी एग्जाम हो, रीट नहीं किसी भी एग्जाम हो, साइकोलॉजी कंप्लीट रूप से इसी पर आधारित होती है। और शेष जितनी भी एग्जाम लगभग सभी में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो फैक्ट वाले, एक कॉन्सेप्ट वाले और एक अप्लाइड वाले। अब फैक्ट वाले प्रश्न कैसे मिलेंगे जिनका उत्तर सीधा सीधा मिल जाए, जो आजकल एक भी प्रश्न फैक्ट वाला देखने को नहीं मिलता किसी भी एग्जाम में। फैक्ट वाले सवाल जैसे साइकोलॉजी में आया, आपसे पूछा पेपर में आ गया मनोविज्ञान का जनक कौन है, ये फैक्ट वाला सवाल होगा। और आजकल ऐसे प्रश्न एक भी देखने को नहीं मिलते बिल्कुल ही। जैसे आपसे पूछ लिया भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया, सीधा उत्तर निकल के आया, ये फैक्ट वाला सवाल होगा। ऐसा प्रश्न एक ही परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। संभवतः प्रश्न देखने को मिलेंगे रीट में कॉन्सेप्ट और अप्लाइड वाले। जैसे कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न आ गया कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसा यदि प्रश्न आया तो वो हमारा होगा कॉन्सेप्ट आधारित सवाल होंगे। और ऐसे जो सवाल होंगे, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु क्यों है, कैसे बना, कब इसने मनोविज्ञान नाम दिया, तो ये सारी चीजें पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के हमारे ऐसे प्रश्न सॉल्व होंगे कॉन्सेप्ट वाले। और अप्लाइड वाले सवाल होते हैं जो व्यवहारिक प्रश्न होंगे सबके सब। इनमें पेपर में प्रश्न आ गया जैसे एक बालक अनुशासनहीनता के कारण इस तरह का व्यवहार करता है और शिक्षक उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय प्रशासन को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न अप्लाइड आधारित होंगे। हमारे रीट के सिलेबस में हमें हालांकि पेपर तीनों तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 90% प्रश्न रीट में हमें देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्ट और अप्लाइड आधारित प्रश्न। जैसे और एग्जाम के बारे में बता दूं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, ये होगा। पेपर में प्रश्न आ गया हल्दीघाटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ये वाला होगा। पेपर में प्रश्न आ गया कि हल्दीघाटी और खानवा के युद्ध में निम्न में से कौन सी समानता है, ऐसा प्रश्न होगा, वो अप्लाइड आधारित होगा। तो ये सब के सब तीनों प्रकार के प्रश्न हर आजकल के पेपर में देखने को मिलते हैं। और 2015 के बाद तो पेपर का ट्रेंड ही बदल गया। साइकोलॉजी हो चाहे किसी भी हो, साइकोलॉजी में तो कॉन्सेप्ट और अप्लाइड आधारित प्रश्न ही देखने को सर्वाधिक मिलते हैं। और आने वाली एग्जाम रीट में भी हमें ये ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए हम साइकोलॉजी तीनों प्रकार से पढ़ेंगे, फैक्ट वाली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाली पढ़ेंगे और अप्लाइड आधारित साइकोलॉजी भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको मनोविज्ञान की फिलॉसफी समझाने की कोशिश करूंगा। फिलॉसफी में मैं केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, मैं ये कोशिश करूंगा कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु क्यों है, किस कारण से मनोविज्ञान को अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानेंगे। मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगा कि भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, मैं कोशिश करूंगा कि इस सिद्धांत का नाम भूल एवं प्रयत्न का क्यों पड़ा। हम लोग उसकी विचारधारा को पकड़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मनोविज्ञान साइकी और लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है, मैं बताऊंगा कि साइकी और लोगस से ही क्यों बना है, साइकी का मतलब होता क्या है, सिस्टम क्या है, वो सिस्टम पकड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना।
तो कोशिश करेंगे हम लोग फैक्ट और अप्लाइड वाली साइकोलॉजी पढ़ने की, लेकिन इससे पहले मैं एक नज़र हमारे सिलेबस में जो रीट में जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके सिलेबस पर डालते हैं। हमारे सिलेबस में रीट में 5 यूनिट दी हुई हैं। सबसे पहली जो यूनिट है, इस यूनिट में दिया हुआ है बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी। सबसे पहली यूनिट में बाल विकास है। उसके बाद में अगली जो सेकंड यूनिट है उसमें हमारा एक तो दे रखा है अधिगम, एक दे रखी है अभिप्रेरणा, और अगला टॉपिक है चिंतन। ये 3 टॉपिक है हमारी सेकंड यूनिट में, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, चिंतन है। और तीसरी जो यूनिट है इसमें दे रखी है, एक तो दे रखी है हमारे सिलेबस में बुद्धि, और एक दे रखी है व्यक्तित्व। ये 2 टॉपिक दे रखे हैं यूनिट नंबर 3 में। और तीसरी जो यूनिट है, चौथी जो यूनिट है, इसमें दे रखा है वैयक्तिक विभिन्नता, एक तो हमारा वैयक्तिक विभिन्नता दे रखा है, एक इसमें दे रखा है हमारा समायोजन, कुसमायोजन, और एक दे रखा है हमारा इसी यूनिट में अधिगम बाधाएं। ये 3 टॉपिक लगभग यूनिट नंबर 4 में है। और यूनिट नंबर जो हमारा 5 है, इस यूनिट नंबर 5 में दे रखा है अपना RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। और इसके अलावा फिर अगला है इसी में हमारा NCF 2005, ये भी इसी में दे रखा है। इसके अलावा इसमें अगला है मूल्यांकन और मापन, ये भी इसी में दे रखा है। और एक दे रखा है हमारा इसमें क्रियात्मक अनुसंधान, ये वाला टॉपिक भी इसी में है। लगभग 4 हैं इन पूरे टॉपिकों में से। एक ये मूल्यांकन वाला जो हमारे सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे पूरे रीट के सिलेबस में इसमें से लगभग 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये हमारा साइकोलॉजी में मिलता है, दोनों लैंग्वेजों में दे रखा है ये वाला टॉपिक। लेवल 1 में आप मैथ पढ़ोगे तो पर्यावरण पढ़ोगे तो उधर भी आपको मिलेगा, और लेवल 2 में चाहे हम SS पढ़ रहे हैं तो उधर भी ये वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। तो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों लेवलों में हमें मूल्यांकन इस वाले टॉपिक में से 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी दे रखी है, इसके बाद में अधिगम अभिप्रेरणा चिंतन दे रखे हैं, बुद्धि और व्यक्तित्व है, व्यक्तिक विभिन्नता, समायोजन, कुसमायोजन, अधिगम बाधाएं, और लास्ट यूनिट में RT 2009, NCF 2005 और मूल्यांकन मापन, और लास्ट दे रखा है क्रियात्मक अनुसंधान। हालांकि हम प्रारंभ करेंगे यूनिट नंबर 2 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। उसका रीजन है, जैसे यदि हम बाल विकास प्रारंभ करें तो बाल विकास के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे यहां से पढ़ने की, और इसमें से सबसे पहले शुभारंभ करेंगे हम अधिगम वाला चैप्टर को, कि अधिगम क्या है, ठीक है ना। यहां से हम प्रारंभ करेंगे अधिगम को। तो शुभारंभ करते हैं दोस्तों, कोशिश करेंगे हम अप्लाइड आधारित मनोविज्ञान पढ़ने की, और एग्जाम में लगभग 90% प्रश्न हमें अप्लाइड बेस पर आधारित होंगे। तो शब्द है अधिगम, ध्यान से समझना। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। और एग्जाम में प्रश्न आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो या तो प्रारंभ से पूछेंगे या लास्ट से, और प्रारंभ से भी दे देंगे कि अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य, 4 ऑप्शन देंगे। अप्लाइड बेस पर प्रश्न बन के आएंगे 100%। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये शब्द क्या है, इस शब्द को व्यवहारिकता पर समझना है, होता क्या है अधिगम, क्या अर्थ है। तो यदि हम देखें तो अधिगम को इंग्लिश में बोलेंगे लर्निंग, और अधिगम जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अब हम ये कहें कि अधिगम भी सीखना होता है, सीखना भी सीखना होता है, दोनों का एक ही अर्थ है, तो क्यों ना फिर मनोविज्ञान में अधिगम शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीखना, इसी शब्द को हम यूज कर लेते, प्रयोग कर लेते। तो कहीं ना कहीं दोनों शब्दों में अंतर है, ये सीखना और ये सीखना दोनों में अंतर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, एक तो होता है लुक,
और एक होता है वॉच। दोनों का अर्थ होता है देखना, लुक का अर्थ भी देखना, वॉच का अर्थ भी देखना, लेकिन देखना देखना दोनों का अर्थ है, लेकिन डिफरेंट है दोनों में। इसमें सामान देखना, इसमें गहराई से देखना, वही डिफरेंट हमें इसमें करना पड़ेगा। सीखना, सामान सीखना, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करते हुए सीखना। तो थोड़ा समझना, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होगा सीखना, और सीखेंगे तो सीखने पर हमारे व्यवहार में होता है परिवर्तन। व्यवहार में सीखेंगे तो सीखने से क्या होगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ये हमारे व्यवहार में 3 तरीके से होता है। एक, व्यवहार में परिवर्तन तो होते हैं अस्थायी परिवर्तन, और एक हमारे व्यवहार में होते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और एक होते हैं हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो ध्यान रखना, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, और सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है 3 तरह से, एक तो अस्थायी परिवर्तन, एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और एक स्थायी परिवर्तन। अब हमें देखना है कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाएगा, लेकिन क्या अस्थायी जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होंगे वो अधिगम कहलाएंगे, या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा वो अधिगम कहलाएगा, या स्थायी परिवर्तन होगा वो अधिगम कहलाएगा। तो ध्यान रखना, अस्थायी परिवर्तन जो होंगे वो अधिगम नहीं कहलाएंगे। हमारे व्यवहार में यदि स्थायी परिवर्तन हो गया उसको भी अधिगम नहीं कहेंगे, हालांकि अधिगम से आगे की बात हो गई। हम अधिगम बोलेंगे हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे अधिगम। तो अधिगम की सबसे पहली शर्त क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, और व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी नहीं, भले ही स्थायी मत हो, लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी हो गया तो ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो अधिगम की पहली शर्त व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, और व्यवहार में भी परिवर्तन कैसा होना चाहिए, अपेक्षाकृत स्थायी हो गया वही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मान लीजिए मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, अब अपनी क्लास चल रही है, जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो पूरी साइकोलॉजी आपकी समझ में आती जा रही है। 2, 4, 5 घंटे पढ़ने के बाद में फिर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ आपने क्या क्या पढ़ा साइकोलॉजी में, आप भूल गए, तो बताओ आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो स्थायी हुआ या अपेक्षाकृत स्थायी हुआ या अस्थायी हुआ, वो अस्थायी परिवर्तन हुआ। और जो अस्थायी परिवर्तन होंगे उसे अधिगम बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, वो अधिगम नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कार चलाना नहीं आता, मैंने ड्राइवर से कहा मुझे कार चलाना सिखा, ड्राइवर ने आकर मेरे से कहा कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, मुझे पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए कार चलाने के लिए। मैंने कार चलाना प्रारंभ किया, मैंने कोशिश की कार चलाने की, और काफ़ी प्रयास करने के बाद आज मैंने कार चला ली। कल देखा मैंने कार मेरे से नहीं चली, तो बता मेरे व्यवहार में परिवर्तन कैसा हुआ, अस्थायी, और वो अस्थायी परिवर्तन होगा वो अधिगम कहलाएगा क्या, वो अधिगम नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग सड़क पर चलते हो, आप लोग हमेशा सड़क पर, मैं आपसे कह दूं कि आप लोगों को हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए सड़क पर, ठीक है ना। आपने इस नियम का फॉलो 2-4 दिन तो किया, 2-4 दिन तो आप लेफ्ट साइड चलते रहे, 2-4-5 दिन बाद आप वही राइट साइड चलने लगे, तो बताओ आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कैसा हुआ, स्थायी या अस्थायी, अस्थायी। और अस्थायी जो परिवर्तन होंगे हमारे व्यवहार में वो अधिगम नहीं कहलाएंगे। इसलिए और पूर्णतः स्थायी परिवर्तन होंगे वो भी अधिगम नहीं कहलाएंगे, हालांकि कहलाएंगे, लेकिन ध्यान रखना अपेक्षाकृत हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होगा केवल वही अधिगम कहलाएगा। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और सीखने से क्या होगा हमारे व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं हमारे में 3 प्रकार के, एक तो अस्थायी परिवर्तन, एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, एक स्थायी। अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं बोलेंगे, स्थायी को भी नहीं बोलेंगे, कौन से वाले को बोलेंगे, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम बोलेंगे। जैसे परीक्षा में प्रश्न आ गया कि अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 मिला व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा मिला व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, तीसरा मिला व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और चौथा मिला पूर्णतः स्थायी परिवर्तन। तो बताओ चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसी वाली कंडीशंस में जो अप्लाइड सवाल होते हैं, विश्लेषणात्मक जो सवाल होते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन तो लगभग सही है 4 में से, और इनमें आपको ऐसा लगेगा कि लगभग 2-3 ऑप्शन तो सही है,
लेकिन उनको सही नहीं मानेंगे। ऑप्शन इसमें सही है चारों में से, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। हमारे व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो ध्यान रखना, अधिगम की पहली शर्त है व्यवहार परिवर्तन, और व्यवहार परिवर्तन कैसा होना चाहिए? अपेक्षाकृत स्थायी, तो अधिगम कहलाएगा। अब एक होते हैं हमारे मन, हमारे मन होते हैं वैसे तो तीन, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा दो। एक तो होता है चेतन मन, और एक होता है हमारा अचेतन मन। चेतन मन को बोलेंगे कॉन्शियस माइंड, और इसको बोलेंगे अनकॉन्शियस माइंड। हमारा व्यवहार इन दोनों के द्वारा संचालित होता है। हमारा व्यवहार चेतन के द्वारा भी संचालित होता है और अचेतन मन के द्वारा भी संचालित होता है। ऐसे कार्य जिनको हम खुद करेंगे वो कौन से मन के द्वारा होंगे? चेतन मन के द्वारा। और ऐसे कार्य जो स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते रहेंगे वो कौन से मन के द्वारा होंगे? अचेतन मन के द्वारा। जिनको चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होंगे उनको तो बोलेंगे हम अधिगम, और अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होंगे उनको बोलेंगे परिपक्वता। हमारा व्यवहार कितने मनों के द्वारा संचालित होगा? चेतन और अचेतन के द्वारा। चेतन के द्वारा जो परिवर्तन होगा वो कौन सा कहलाएगा? अधिगम, और अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होगा कौन सा कहलाएगा? परिपक्वता। एक बात बताओ, अचेतन मन के कार्य को तुम खुद करोगे, अपने आप होते हैं? अपने आप। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम्हारे दांतों का निकलना, बताओ दांतों को तुम निकालते हो या अपने आप निकलते हैं? अपने आप। तो बताओ ये कौन से मन का कार्य? चेतन का या अचेतन का? अचेतन का। तुम्हारे दाढ़ी मूंछ आई तो बताओ ये कौन से मन के द्वारा आई है? अचेतन के द्वारा। तुम्हारे नाखून बढ़े तो बताओ नाखूनों का बढ़ना, बताओ चेतन मन का कार्य, अचेतन का? अचेतन मन का। तो ऐसे कार्य जो हमारे अंदर स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते रहेंगे वो कौन से मन के द्वारा होंगे? अचेतन मन के द्वारा होंगे। और जिनको हम खुद करेंगे वो कौन से मन के द्वारा? चेतन मन के द्वारा होंगे। जैसे चेतन मन के द्वारा भी हमारा व्यवहार में परिवर्तन होते हैं तीन प्रकार के, मैंने अभी ऊपर चर्चा की। एक तो होते हैं हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, एक होते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और एक होते हैं स्थायी परिवर्तन। तो बताओ चेतन मन के द्वारा होंगे तो तीनों परिवर्तन, अस्थायी भी होंगे, अपेक्षाकृत स्थायी भी होंगे, स्थायी भी होंगे, लेकिन अधिगम कौन सा वाला कहलाएगा? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। बताओ दाढ़ी मूंछों का आना कौन से मन के द्वारा? अचेतन के द्वारा। नाखूनों का आना कौन से मन के द्वारा? इसके द्वारा। हमारे दांत निकलना कौन से मन के द्वारा? अचेतन मन के द्वारा। होंगे नहीं होंगे? ऐसे कार्य स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते रहते। बताओ बालों का बढ़ना चेतन या अचेतन मन के द्वारा? अचेतन मन के द्वारा। बताओ बालों को हम बढ़ाएंगे अपने आप बढ़ेंगे? अपने आप। जो ऐसे कार्य हमारे अंदर स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते रहेंगे वो कौन से मन के द्वारा होंगे? अचेतन मन के द्वारा होते रहते हैं। और अचेतन मन के द्वारा जो हमारे अंदर परिवर्तन होंगे ना वो कहलाएंगे परिपक्वता। क्या कहलाएगी? परिपक्वता। और ये हमेशा अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं हमेशा स्थायी। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं हमेशा। लेकिन चेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होंगे वो तीन तरह से हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी भी हो सकता है, और स्थायी। लेकिन चेतन मन के द्वारा जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बताओ मछली का तैरना अधिगम कहलाएगा या परिपक्वता? बताओ मछली का तैरना अधिगम में आएगा या परिपक्वता में? परिपक्वता में। बताओ मछली को हम ट्रेनिंग देते हैं तैरने की, स्वतः स्वाभाविक अपने आप सीखेगी, और जो स्वतः स्वाभाविक अपने आप कार्य कौन से मन के द्वारा? अचेतन मन के द्वारा। बताओ कबूतर का उड़ना अधिगम कहलाएगा या परिपक्वता? परिपक्वता। बताओ कबूतर को ट्रेनिंग देते हैं उड़ने की? कोई ट्रेनिंग नहीं देता। मोर का नाचना अधिगम कहलाएगा या परिपक्वता? क्या कहलाएगा? परिपक्वता। बताओ मोर को ट्रेनिंग देते हैं नाचने की? नहीं, स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते हैं कार्य। तो मछली का तैरना परिपक्वता, कबूतर का उड़ना परिपक्वता, मोर का नाचना क्या कहलाएगा? परिपक्वता। कोयल का कूकना भी क्या कहलाएगा? परिपक्वता कहलाएगा। बताओ कोयल को कूकने की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग? नहीं, स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते हैं। ऐसे कार्य स्वतः स्वाभाविक अपने आप होंगे वो कौन से मन के द्वारा? अचेतन के द्वारा। और ऐसे कार्य जिनको हम खुद करेंगे वो कौन से मन के द्वारा?
चेतन मन के द्वारा। चेतन मन के द्वारा जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, यदि पेपर में प्रश्न आ गया कि किसी व्यक्ति का मछली की तरह तैरना, बताओ ये क्या कहलाएगा? मछली की तरह तैरना ये क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, परिपक्वता कहलाएगा? ये अधिगम कहलाएगा। ये सीखना पड़ेगा किसी व्यक्ति को मछली की तरह तैरने के लिए। सीखेगा कौन से मन के द्वारा? चेतन या अचेतन के लिए? चेतन के लिए। कौन सा मन एक्टिव होगा? चेतन मन एक्टिव होगा। इसलिए किसी व्यक्ति का मछली की तरह तैरना क्या कहलाएगा? अधिगम या परिपक्वता? अधिगम। मैं आपसे कह दूं किसी आदमी का या किसी व्यक्ति का कोयल की तरह कूकना अधिगम या परिपक्वता? अधिगम कहलाएगा। मैं आपसे कह दूं किसी आदमी का कुत्ते की तरह भौंकना अधिगम कहलाएगा, परिपक्वता ये कहलाएगा। कुत्ते का भौंकना किसमें आएगा? इसमें। मछली का तैरना इसमें। मोर का नाचना इसमें। मैं आपसे कह दूं किसी आदमी का मोर की तरह नाचना अधिगम कहलाएगा, परिपक्वता अधिगम कहलाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अधिगम और परिपक्वता में अंतर है कि ये तो होता है अपेक्षाकृत हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन तो कहलाएगा ये, और परिपक्वता होती है हमेशा स्थायी। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहेगा, लेकिन परिपक्वता गर्भावस्था से लेकर के निश्चित अवस्था तक चलेगी। वो क्या कहलाएगी? परिपक्वता। परिपक्वता होगी हमेशा अचेतन मन के द्वारा, अधिगम होगा हमेशा चेतन मन के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि हमारा व्यवहार चेतन के द्वारा भी संचालित रहता है और अचेतन मन के द्वारा भी संचालित रहता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या है।